तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो रीट एग्जाम के लिए, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर टिक करूंगा, बल्कि अपन क्या करेंगे, इसमें 360 सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी कि उस क्वेश्चन से और उसके ऑप्शनों से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं, कौन कौन से प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से घुमा घुमा करके उस पर्सन को पूछा गया है, वो भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा लेवल 1 या 2 की तैयारी कर रहा है, इसके अलावा सीटेट एग्जाम या किसी भी राज्य की टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसके अंतर्गत साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि आज अपनी छठी क्लास है। 5 क्लास में अपने इस चैनल पर उपलब्ध करा चुका हूं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्लास में मैंने 30-30 क्वेश्चन के माध्यम से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करवाया है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो भाई साहब, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम के सिद्धांत में अनुभव किसका प्रमुख तत्व है? बताओ भाई साहब। अपन सभी जानते हैं कि अधिगम होता क्या है। अधिगम कुछ नहीं होता, अपने अनुभव के आधार पर अपने व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अधिगम के सिद्धांत में अनुभव किसका प्रमुख तत्व है, तो ये व्यवहार का प्रमुख तत्व है। ध्यान रख लेना, अधिगम की परिभाषा यही कहती है कि अनुभव के आधार पर और प्रशिक्षण के आधार पर जो अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अनुभव किसका प्रमुख तत्व हो गया? अधिगम का प्रमुख तत्व हो गया। इसके बाद में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का संस्थापक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रायोगिक मनोविज्ञान यानी जो प्रैक्टिकल साइकोलॉजी होती है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विलियम वुंट को। किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को। देखो ध्यान रख लेना, हम जानते हैं कि मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है और हमेशा एक क्वेश्चन आपके 30 में से एक क्वेश्चन संस्थापक का पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत आपके या तो कोई अधिगम का सिद्धांत दे देगा या कोई विकास का सिद्धांत दे देगा या फिर क्या दे देगा, मनोविज्ञान की कोई शाखा दे देगा और उसका संस्थापक पूछेगा। कुल मिलाकर के मनोवैज्ञानिक उसका पूछेगा। एक क्वेश्चन 100% इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो अपन एक बार चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और इन्होंने 3 शब्द बताए थे। कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। आपने सुना होगा, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ रखा होगा तो इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में कौन बात करते हैं? सिगमंड फ्राइड बात करते हैं। और इनका सिद्धांत कौन सा हो गया? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत हो गया। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है विलियम वुंट। देखो, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक या संस्थापक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। और ध्यान रख लेना, ये एक व्यवहारवादी है। किस प्रकार के? व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे। ये तो हर बार कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन तो जीन पियाजे के पूछे ही जाते हैं। देखो, अब तक जीन पियाजे के कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं? सबसे पहले तो इनका सिद्धांत पूछेगा। तो इनका सिद्धांत कौन सा था? इनका था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। इसके अलावा जीन पियाजे ने इस विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई थी। इन चारों अवस्थाओं के नाम याद करके जाना और इनके अंतर्गत कौन से आयु वर्ग में आती है वो भी याद करके जाना। 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई गई थी। कौन कौन सी? एक तो बताई थी सेंसरी मोटर स्किल। कौन सी बताई थी? सेंसरी मोटर स्किल। एक कौन सी बताई थी? ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद में एक ऑपरेशनल स्टेज और एक थी फॉर्मल स्टेज। कौन सी थी? फॉर्मल स्टेज। कौन कौन सी थी? सेंसरी मोटर स्किल, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और फॉर्मल। ठीक है, अब इनको क्या हुआ था कि चारों को आयु वर्ग में बांटा गया था। कैसे? जैसे कि 0 से 2 वर्ष का बालक है तो उसकी कौन सी स्टेज होगी? सेंसरी मोटर स्केल स्टेज होगी। इसके अलावा फिर 3 से लेकर के 7 वर्ष तक कौन सी हो जाएगी? प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी। इसके बाद में 8 से लेकर के कहाँ तक? 12 या 13 तक कहाँ तक हो जाएगी? ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी। फिर आपकी जो टीन एज आती है 13 से लेकर के 18 तक की, उसमें कौन सी हो जाएगी? फॉर्मल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फॉर्मल स्टेज हो जाएगी। तो आपको एक तो ये सिद्धांत याद रखना है और एक ये चारों अवस्थाएं याद रखनी है और इन चारों अवस्थाओं के नाम के साथ में इनका आयु वर्ग भी याद रखना है। ठीक है, यहां से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है
किसके अंतर्गत, कोई सा भी साइकोलॉजी का पेपर हो उसके अंतर्गत जीन पियाजे का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जीन पियाजे के बारे में आपने सुना होगा। ये किसको सपोर्ट करते हैं, ये सबसे ज्यादा आनुवंशिकता को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे के जो अधिगम होता है और उसका विकास होता है उस पर आनुवंशिकता का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे बात करें, अगला है बीएफ स्किनर। देखो भाई साहब, बीएफ स्किनर के बारे में सुना होगा आपने। इसका एक तो सिद्धांत कौन सा है बीएफ स्किनर का, एक तो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। और इसके अलावा इनका क्यों क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने एक कबूतर और किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था। कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम में पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानने वाले भी कौन से थे, बीएफ स्किनर थे। कौन से थे, बीएफ स्किनर थे। ये थे सारे क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसी एक क्वेश्चन से मैंने आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जो कि एग्जाम के अंतर्गत अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। हम सभी जानते हैं कि बाल विकास की 3 अवस्थाएं, मोटी मोटी 3 या 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था आ जाती है, फिर किशोर अवस्था आ जाती है, फिर चौथी प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। अब इन चारों अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो अवस्था होती है वो होती है तीसरी वाली। कौन सी होती है, किशोर अवस्था। कौन सी होती है, किशोर अवस्था। देखो सबसे अगर अपने को पूछे ना भाई, उस हिसाब से पूछे ना कि अगर आप जैसे जीवन में कुछ करना चाहोगे या उसमें जिसमें आप ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हो जहां पर आप जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, अगर आपका मतलब आपका एक कंसंट्रेशन सही जगह पर है, तो उस हिसाब से तो कौन सी हो जाएगी, किशोर अवस्था हो जाएगी। लेकिन कहीं मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर कोई बच्चा शेषवावस्था के अंतर्गत, शेषवावस्था के अंतर्गत जो भी वह बच्चा आगे जाकर के बनेगा, यानी कि अपन कहावत नहीं बोलते कि किसी का भी जो भविष्य होता है वो पालने में दिख जाता है, तो वह कौन सी अवस्था होती है, शेषवावस्था। यानी कि जो भी बच्चा जो कुछ भी बनना होता है उसको वह 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत ही बन जाता है। ठीक है, शेषवावस्था में बन जाता है। तो उस हिसाब से बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है शेषवावस्था। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक तो पूछा जा चुका है, देखो भाई साहब, टॉय एज। कौन सी एज, टॉय एज। अब खिलौने से किस में खेलेगा, जब वो शेषवावस्था में होगा। ठीक है, तो टॉय एज किसको कहा जाता है, शेषवावस्था को कहा जाता है। एक पूछा हुआ है कि प्ले एज। कौन सी एज, प्ले एज, यानी कि खेल अवस्था, खेल की अवस्था। अब खेल किस में खेलता है, जिसमें वो बाल्यावस्था में रहता है। जब वो बाल्यावस्था में रहता है तो सबसे ज्यादा खेल खेलता है, तो प्ले एज किसको बोला जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा संक्रमण काल की अवस्था, कौन सी काल कहा जाता है, संक्रमण काल की अवस्था, जिसके अंतर्गत बहुत ज्यादा उसके मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो संक्रमण काल की अवस्था किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है किशोर अवस्था को। किसको कहा जाता है, किशोर अवस्था को। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये सारे क्वेश्चन थे जो यहाँ से अभी तक इन ऑप्शनों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप ऑप्शन में बेटेंशन बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक प्रेरणा का कार्य क्या है। देखो हम सभी जानते हैं कि अधिगम जो होता है, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसको प्रभावित करने वाला एक कारक होता है प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, अब ये मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, एक तो सकारात्मक प्रेरणा होती है और एक होती है नकारात्मक प्रेरणा। अब ये पूछ रहा है कि सकारात्मक प्रेरणा का काम क्या होता है, तो सकारात्मक प्रेरणा का काम होता है छात्रों को प्रेरित करना। क्या होता है, छात्रों को प्रेरित करना, उनमें रुचि को बढ़ाना, उस कार्य के प्रति रुचि को बढ़ाना क्या होता है, सकारात्मक प्रेरणा का कार्य होता है। अब देखो दूसरा ऑप्शन देगा छात्रों को नियंत्रित करना, बिल्कुल नहीं, नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते प्रेरणा के माध्यम से। छात्रों को दंडित करना, बिल्कुल नहीं, सकारात्मक प्रेरणा कहां से होगी अगर दंडित करोगे तो। और छात्रों को भ्रमित करना, यह भी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के सकारात्मक प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य या फिर इसका कार्य क्या होता है, छात्रों को प्रेरित करना, यानी कि उस कार्य के प्रति उनमें रुचि पैदा करना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पिछली 5 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बना रखी है साइकोलॉजी के नाम से, वहां से देख लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कुल कितने चरण है। अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले ही, और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम के अंतर्गत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है, तो वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके अलावा इस सिद्धांत के अंतर्गत कितनी अवस्थाएं या कितने चरण बताए गए हैं, तो
इसके अंतर्गत 4 चरण बताए गए। कौन से बताए गए? 4 चरण बताए गए। चारों के नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताए थे। पहला था सेंसरी मोटर स्किल, दूसरा था प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा था अपना ऑपरेशनल स्टेज और चौथा था अपना फॉर्मल स्टेज। ठीक है, इसकी आयु 0 से 2 वर्ष, यह था 3 से 7 वर्ष, ये था 8 से 12 वर्ष या 13 वर्ष। इसके अलावा ये कौन सा था? 13 से 19 या 18 वर्ष। ठीक है, आपकी टीनेज। ये होती है किसकी? चारों अवस्थाएं आ गई किसकी? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट भी होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत किसने दिया था? यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। देखो यहां पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछ ले तब तो आपको आंसर देना जीन पियाजे, लेकिन संज्ञानात्मक विसंगति या इसको बोला जाता है संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत। संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत या विसंगति का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था ऑप्शन में देखो, लेआन फोस्टिंगर ने। किसने दिया था? लेआन फोस्टिंगर ने क्या दिया था? ये संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत दिया था। अब ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। इसके अलावा ऑप्शन में दे रखा अल्बर्ट बंडूरा। आप सब बताओ कि अल्बर्ट बंडूरा का कौन सा सिद्धांत एग्जाम में पूछा जा चुका है? तो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत का सिद्धांत। कौन सा है? मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? एक तो बेबी डॉल पर प्रयोग किया था और इसके अलावा एक जोकर पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? जोकर पर प्रयोग किया था। और इनका जो सिद्धांत था ना मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसमें बताया गया है कि व्यक्ति है ना नकल के आधार पर सीखता है, यानी कि क्या करता है? नकल करता है, अनुकरण करता है। यानी कि जो मॉडलिंग थ्योरी है वो भी किसके द्वारा दी गई थी? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई थी। तो 4-5 क्वेश्चन है अल्बर्ट बंडूरा के जो अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला, मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। किस पर प्रयोग किया? बेबी डॉल पर और जोकर पर प्रयोग किया था। इसके अलावा नकल या अनुकरण पर आधारित सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। और एक क्वेश्चन है मॉडलिंग थ्योरी। ठीक है, मॉडलिंग थ्योरी भी किस पर आधारित है? ये भी अल्बर्ट बंडूरा पर आधारित है। अल्बर्ट बंडूरा के सारे क्वेश्चन ये हो गए एग्जाम में अब तक पूछे हुए। जीन पियाजे के जस्ट मैंने आपको बताया था। लेआन फोस्टिंगर का आपको याद रखना है संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत या संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार जीन पियाजे के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार वाइगोत्स्की के पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे क्या है? जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे के विकास पर वंशानुक्रम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये तो इन्होंने बताया जीन पियाजे ने। इसका उल्टा वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के विकास पर सबसे ज्यादा पर्यावरण यानी कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये पर्यावरण या वातावरण को सपोर्ट करते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इनका पूछा जाता है दूसरा, इनका सिद्धांत कौन सा है? इनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसका है? वाइगोत्स्की का। एक ये सिद्धांत पूछा जाता है। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने एक और थ्योरी दी थी जेडपीडी का सिद्धांत। कौन सा दिया था? जेडपीडी का सिद्धांत भी किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन है जो वाइगोत्स्की के अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया था? बहुत बार रिपीट हो चुका है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। अभी सीटेट एग्जाम में भी पूछा था, जस्ट अभी जो दिसंबर वाली जो एग्जाम हुई थी उसके अंतर्गत भी पूछा था। बीएफ स्किनर का सिद्धांत मैंने आपको सारा बता दिया, वाइगोत्स्की का सारा बता दिया, सिगमंड फ्राइड का सारा बता दिया। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के आपको ईड, सुपर ईगो, ईगो और इसके अलावा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये किसके थे? सिगमंड फ्राइड के। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों की अधिगम क्षमता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोगी है? बच्चों की अधिगम क्षमता मतलब कि बच्चों ने कितना क्या सीखा, कितना नहीं सीखा, उसको मापने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो देखो, मानसिक आयु परीक्षण से अपन केवल मानसिक आयु ज्ञात कर सकते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण से व्यक्तित्व परीक्षण से अपन उसकी पर्सनैलिटी ज्ञात कर सकते हैं। सृजनात्मक परीक्षण से अपन उसकी क्रिएटिविटी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि परीक्षण के माध्यम से अपन ये पता कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। यानी बच्चों की अधिगम क्षमता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बुद्धि परीक्षण किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? ये बार बार एग्जाम में पूछ चुका है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि बीने साइमन परीक्षण है पहला। कौन सा? प्रथम बुद्धि परीक्षण कौन सा है? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, यह सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था। और व्यक्तित्व परीक्षण आपने बहुत सारे पढ़ रखे होंगे, जैसे पर्सनालिटी परीक्षण कौन कौन से? टेट था, इसके अलावा सीएटी था, इसके अलावा कौन कौन से था?
पीएफटी भी था जिसमें पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट होता है, इसके अलावा आईबीटी भी था, इंक ब्लॉट टेस्ट भी था। इसके अलावा अगर अपन बात करें बहुत सारे टेस्ट थे जो किसके थे, पर्सनैलिटी के टेस्ट थे। इन सब के किसने किसने दिया था यह आपको याद रखना पड़ेगा, कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है। जैसे कि आईबीटी है, इंक ब्लॉट टेस्ट किसने दिया था, ये रोसा ने दिया था। टीएटी टेस्ट किसने दिया था, मॉर्गन मुर्रे ने दिया था। और सीएटी टेस्ट किसने दिया था, बेलाक ने दिया था। चाइल्ड से बेलाक हो जाएगा। और पीएफटी टेस्ट किसने दिया था यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो अगर आपने ध्यान से क्लास देखी हो तो मैंने अभी करवाया भी था और बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। वाइगोत्स्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी का तात्पर्य क्या है। निकटतम विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी का तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, ये रहा ए नाम का कोई बच्चा है, वह कोई काम कर रहा है और वह अपने परिवेश में से, अपने आसपास के क्षेत्र में से किसी व्यक्ति बी से मदद लेता है, तो ये बी कहाँ पर आ गया, उसके निकट विकास क्षेत्र में आ गया। किस में आ गया, निकट विकास क्षेत्र में आ गया। और हम सभी जानते हैं कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, पर्यावरण का पड़ता है। तो पर्यावरण में कौन आ गया, ये बी आ गया। तो इसी को क्या बोला जाता है, जेडपीडी बोला जाता है। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं भाई साहब। ऑप्शन में है सहायता से प्राप्त किया जा सकने वाला ज्ञान। अभी बताया था ना मैंने भाई, उसने बी से सहायता ले ली तो कुल मिलाकर के जिससे भी सहायता लेता अपने आसपास से वो किस में आ जाता है, निकटतम विकास क्षेत्र में आ जाता है, जेडपीडी में आ जाता है। तो सहायता से प्राप्त किया जा सकने वाला ज्ञान क्या कहलाता है, जेडपीडी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं बार बार, अगर आपको इनको ढंग से समझ के जाओगे तो इन्हीं को घुमा करके वो एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बालक के विकास में अनुकरण किस प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने ढंग से क्लास को देखा हो तो मैंने बताया था अनुकरण। अनुकरण यानी कि नकल करना, नकल करना। नकल करने के बारे में किसने बताया था, अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था। किसने बताया था, अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था। और अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत कौन सा था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, यानी कि सामाजिकरण। क्या हो जाएगा, सामाजिकरण। तो अनुकरण का किस प्रक्रिया का हिस्सा है, सामाजिकरण का हिस्सा है। समाज को देख करके बच्चा जो अनुकरण करता है, उसकी नकल करता है, उसी को सीखता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सामाजिकरण। तो अनुकरण किसका हिस्सा हो गया, सामाजिकरण का हिस्सा हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चे का व्यवहार अधिकतर किससे प्रभावित होता है। बताओ भाई साहब, बच्चे का व्यवहार सबसे ज्यादा, अधिकतर, अधिकतर का मतलब ये हो गया कि सामान्यतः किससे प्रभावित होता है, वातावरण से, बुद्धिमत्ता से, मित्र से या शिक्षक से। साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शनों से, वातावरण से। वातावरण से अधिकतर बच्चे का जो व्यवहार है प्रभावित होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अधिगम के नियम, अधिगम के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। आप सबको पता है कि जब आप अधिगम वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें एक सिद्धांत था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या फिर उसको बोल सकते हैं प्रशिक्षण एवं जो भी सिद्धांत था वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने, अपन देखो अधिगम वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सिद्धांत थे, उसमें से एक सिद्धांत था थॉर्नडाइक का। वो कौन सा था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसमें बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब उसी के अंतर्गत अधिगम के कुछ नियम बताए थे, सीखने के कुछ नियम बताए थे। अब इन नियमों को दो भागों में बांटा गया था। एक तो मुख्य नियम बताए गए थे और एक कौन से बताए गए थे, गौण नियम बताए गए थे। मुख्य नियम कितने थे, 3 थे। कितने थे, 3 थे। इसके अलावा गौण नियम कितने थे, लगभग 5 थे शायद, ठीक है। अब एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इन 3 नियमों को, ठीक है। 3 नियमों का नाम जरूर याद रख लेना, कौन कौन से हैं। अधिगम के नियम किसने बताए, सबसे पहली बात थॉर्नडाइक ने बताए। इन्होंने मुख्य नियम कितने बताए थे, 3 नियम बताए थे। पहला कौन सा था, पहला था तत्परता का नियम। पहला कौन सा था, तत्परता का नियम। इसका मतलब अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा खुद को, ठीक है। दूसरा नियम क्या बताया था, अभ्यास का नियम। अगर आप कुछ भी सीखते हो और उसका बार बार प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तभी आपका वो स्थायी हो पाएगा, तभी आप उसको सीख पाओगे। और तीसरा नियम कौन सा था, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि अगर आपने कुछ भी सीखा और उससे आप संतुष्ट हो तब तो वो आपके स्थायी रहेगा, अगर आप उससे असंतुष्ट हो तो आप उसे भूल जाओगे, ठीक है। तो कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और
प्रभाव का नियम, ये किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। और ये तीनों के तीनों किसके हैं? सीखने के नियम है, ठीक है। किसके नियम है? अधिगम के नियम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन है अधिगम के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। इसके अलावा वाइगोस्की के बारे में अपन ने पढ़ चुका है, जेडपीडी का सिद्धांत पढ़ लिया अपन ने। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत पढ़ लिया, ये सारे वाइगोस्की ने दिए थे। इसके अलावा कॉलर क्या बताते हैं? कॉलर अपने को नैतिक विकास का सिद्धांत देते हैं। पियाजे क्या बताते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और उसके 4 चरण, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अभी तक करा चुका हूं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रता से पूर्व प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व प्रशिक्षण यानी कि आजादी से पहले का जो प्रशिक्षण होता है, स्वतंत्रता से पूर्व जो प्रशिक्षण होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन देखो भाई साहब, ऑप्शन से ये क्वेश्चन होगा, ध्यान रख लेना। 4 ऑप्शन, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। पहला ऑप्शन है अधिगम को सरल बनाना। स्वतंत्रता से पूर्व प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? अधिगम को सरल बनाना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों में अनुशासन लाना, और इसके अलावा चौथा ऑप्शन कौन सा है? बालक के कौशल का विकास। कौन सा है? बालक के कौशल का विकास। तो ध्यान रख लेना, स्वतंत्रता से पूर्व प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? वो होता है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि आप उन्हें छूट देने से पहले उनको आराम से सिखा दो सब कुछ, जिससे कि बच्चे आत्मनिर्भर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आप उनको स्वतंत्र छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, उससे क्या हो जाएगा? उनकी क्रिएटिविटी भी आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बालक के संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब एक ही है भाई, दिमाग की बढ़ोतरी, अपना जो ब्रेन है उसका विकास होना। बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास, बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास किस में आता है? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अभी मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला करके बताया है, तो कमेंट करके बताओ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम के लिए प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? अधिगम के लिए प्रेरणा का काम क्या होता है? तो उसका काम होता है बालक को अधिगम के प्रति रुचिकर बनाना, यानी कि जो भी आप सिखाना चाहते हो उससे पहले आप उसको मोटिवेट करो। उसको मोटिवेट करोगे, उससे बालक को उस चीज में क्या हो जाएगा? रुचि पैदा हो जाएगी, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो अधिगम के लिए जो प्रेरणा होती है वो किस काम करती है? बच्चे के उस विषय के अंतर्गत रुचि पैदा करने का काम करती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? आत्म प्रेरणा से क्या अभिप्राय है? आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है आंतरिक उत्साह और रुचि। आंतरिक उत्साह, अंदर से उत्साह पैदा करना और उसकी रुचि बढ़ाना क्या कहलाता है? आत्म प्रेरणा कहलाता है। देखो, आत्म पहले से पता चल रहा है अपने को, सेल्फ तो बाहरी कारकों से प्रेरणा तो हो नहीं सकती, दंड के माध्यम से प्रेरणा भी नहीं हो सकती, अनुशासन के माध्यम से प्रेरणा नहीं हो सकती। कुल मिलाकर के आत्म प्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन होता है आंतरिक उत्साह और रुचि को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई साहब, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद का संस्थापक कौन है? वह है जॉन वाटसन। किसने है? जॉन वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जॉन वाटसन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने अपने एक बच्चे पर भी प्रयोग किया था, उसका नाम आप कमेंट करके मुझे बताओगे अगर आपने पढ़ रखा होगा तो, ठीक है। थॉर्नडाइक के बारे में मैंने बता दिया आपको, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया था, और 3 नियम बताए थे सीखने के, ठीक है। कौन कौन से? तत्परता का नियम था, एक कौन सा था अपना अभ्यास का नियम था, एक कौन सा था? प्रभाव का नियम था। पावलोव के बारे में बता दूं, पावलोव देखो, पावलोव कौन था? पावलोव ने भी एक सिद्धांत दिया था, किस पर? अधिगम पर। कौन सा सिद्धांत था वो था शास्त्रीय प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत था। इसमें क्या हुआ था कि कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, जिसमें कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है, फिर वो लार टपकाता है, फिर धीरे धीरे घंटी बजाई जाती है, फिर भोजन लाया जाता है, फिर लार टपका जाता है, फिर एक बार क्या करता है कि वो घंटी बजा देता है, भोजन नहीं लाता है, फिर भी लार टपक जाती है। तो पावलोव का सिद्धांत किस पर किया गया था? पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, और इनका सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आगे बढ़े, अगला है फ्रायड के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता किस अवस्था में पूर्ण होती है? मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, परिपक्वता की बात कर रहा है ये। परिपक्व कौन सी अवस्था में आप हो जाते हो? तो आप युवा अवस्था में हो जाते हो। कौन सी अवस्था में हो जाते हो? युवा अवस्था, या फिर आप किशोर अवस्था बोल सकते हो। इसमें ऑप्शन दोनों ही दे रखा है, लेकिन युवा अवस्था ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो परिपक्वता किस अवस्था में पूर्ण हो जाती है? युवा अवस्था में पूर्ण हो जाती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के नैतिक विकास में सजा और पालन का चरण किसके अनुसार आता है?
किसके अनुसार आता है। अब देखो, अगर किसी ने अभी तक क्लास देखी हो और इसने अभी तक ये क्वेश्चन कभी पढ़ा भी नहीं हो तो भी वो कर सकता है। मैंने आपको बताया था नैतिक विकास के बारे में, किसने बताया था, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने। तो सीधी सी बात इसमें पूछ रहा यही है कि नैतिक विकास में सजा और पालन का चरण किसके अनुसार आता है, तो कोहलबर्ग बताते हैं। नैतिक विकास के बारे में बताया किसने था, कोहलबर्ग ने बताया था। और ऑप्शन देखिए, अगर अपन पियाजे के बारे में बता दिया, फ्राइड के बारे में बता दिया, स्किनर के बारे में बता चुका हूं, और कोहलबर्ग के बारे में जस्ट ये क्वेश्चन कराया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम की कुंजी क्या है, अधिगम की चाबी क्या है, सीखने की चाबी क्या है। तो सीखने की चाबी बताओ भाई। रटने की क्षमता तो हो नहीं सकती, अगर आप रटोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए। इसके अलावा क्रिएटिविटी नहीं भी हो तो भी आप सीख सकते हो। केवल अनुशासन से भी आप नहीं सीख सकते। रुचि और अभ्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि अधिगम की कुंजी, अधिगम की चाबी क्या है। कोई भी बच्चा तभी सीख पाएगा जब उसकी उस विषय में रुचि हो और वो बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहा हो, अभ्यास कर रहा हो, तभी वो सीख पाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 21। अंत प्रेरणा का क्या अर्थ है, थोड़ी देर मैंने आपको बताया था। अंत प्रेरणा या फिर आत्म प्रेरणा का मतलब होता है आंतरिक संतुष्टि, अंदर से उत्साह जगाना, रुचि पैदा करना, आंतरिक रूप से संतुष्टि होना ही अंत प्रेरणा का अर्थ होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान। अब शिक्षा क्या करती है, अपने को मतलब ज्ञान प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करेगी, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगी। और मनोविज्ञान क्या काम करती है, अपने व्यवहार का अध्ययन करती है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य देखते हैं अपन ऑप्शनों में से। ऑप्शन देखो आराम से। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य हो जाएगा बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना किसका उद्देश्य होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक सेकंड, ये लो साहब। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का कौन सा घटक नैतिक मानदंडों को प्रतिनिधित्व करता है। बताओ भाई साहब। आप सबको मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था भाई, सिगमंड फ्राइड ने 3 शब्द बताए थे, कौन कौन से, इड, कौन कौन से बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 शब्द बताए थे मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अंतर्गत। अब ये पूछ रहा है कि पर्सनैलिटी का कौन सा घटक नैतिक मानदंडों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कौन सा करता है, सुपर ईगो करता है। कौन सा करता है, सुपर ईगो। कौन सा घटक नैतिक मानदंडों को प्रतिनिधित्व करता है, वो करता है सुपर ईगो। अब देखो होता क्या है, इसने बोल रखा है नैतिक मानदंड। नैतिक मानदंड का मतलब होता है उदारवादी व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी थे ना, वैसा। अब महात्मा गांधी या बड़े बड़े जो अस्थि हो चुके हैं ना, ऐसे जो समाज के लिए बहुत कुछ कार्य कर चुके हैं, तो वैसा बनने के लिए आपका कौन सा इन तीनों में से, इड, ईगो और सुपर ईगो में से सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, सुपर ईगो होना चाहिए। जब आप इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा महात्मा गांधी बनने के लिए आपका सुपर ईगो एक्टिव होना चाहिए, जिसमें वो उदारवादी बन जाता है, कुछ भी उसका स्वार्थ नहीं रहता है, मोह माया छोड़ देता है और देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है। ठीक है, तो सुपर ईगो होना चाहिए नैतिक मानदंडों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 24। अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, पिछली 5 क्लासें नहीं देखी हो तो कर लेना, देख लेना, अपने चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना रखी है। 30 क्वेश्चन ही नहीं करवाता, साथ में आपको मैं इतने क्वेश्चन करवा देता हूं कि एक ही वीडियो के अंतर्गत आप 100 क्वेश्चन सीख के जाते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बालक के मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य संकेतक क्या है। यानी कि कोई भी बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, इस बात का आप कैसे पता करोगे, तो उसका मुख्य संकेतक क्या है, उसका मुख्य संकेतक है उसका सामाजिक व्यवहार। यानी कि समाज में वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से वो एक दूसरे से बात करता है, क्या उसमें चिड़चिड़ापन है, क्या उसमें गुस्सा है, या फिर उसको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत है। तो आप सामाजिक व्यवहार के माध्यम से आप उसका मानसिक स्वास्थ्य की जांच कर सकते हो। ठीक है, उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं कर सकते, उसकी बुद्धि ज़्यादा है कम है, उससे आप उसके मानसिक स्वास्थ्य का कोई प्रभाव पता नहीं कर सकते, उसकी कक्षा में उपस्थिति से कोई पता नहीं कर सकते, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं कर सकते, आप उसके सामाजिक व्यवहार से पता कर सकते हो कि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। बालकों में आत्मसंकोच, आत्मसंकोच की भावना किससे कम होती है। आत्मसंकोच, अब देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं, झिझकते हैं। ठीक है, आत्मसंकोच होता है, उनमें झिझक होती है, तो इस भावना को किससे कम होती है, किससे कम किया
जा सकता है? उसको प्रोत्साहन दे करके। जैसे कोई बच्चा है वह स्टेज पर चढ़ गया, अब उससे कुछ भाषण बुलवाना चाहते हैं या कोई कविता सुनाना चाहता है, अब वो झिझक रहा है तो क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि उसका संकोच कम हो जाएगा। तो आत्म संकोच को कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोत्साहित करना पड़ेगा। दंड देने से नहीं होगा, नहीं तो और ज़्यादा झिझक हो जाएगी, कभी जाएगा नहीं। आलोचना करने पर क्या होगा? वापिस स्टेज पर कभी नहीं जाएगा। प्रतियोगिता में शामिल कर लोगे तो उससे भी उसका संकोच दूर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 26 कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। सृजनात्मक सोच, क्रिएटिविटी थिंकिंग का सबसे बड़ा अवरोधक कौन सा है? अवरोधक का मतलब बाधा। बताओ भाई साहब, क्रिएटिविटी थिंकिंग यानी कि कोई भी बच्चा सोचता है तो सृजनात्मक सोच के बीच में कौन सी बाधा सबसे ज्यादा आती है? रटने की प्रवृत्ति, अनुशासन, निर्देशित अधिगम और स्वतंत्र अधिगम। देखो, स्वतंत्र अधिगम तो बहुत अच्छा होता है, किसके लिए? सृजनात्मक सोच के लिए। निर्देशित अधिगम भी ठीक होता है। अब इनमें से, अब देखो साइकोलॉजी में क्या होता है, एक आंसर परफेक्ट नहीं होता। अब आप चारों ऑप्शन आराम से देखो और उनमें से सबसे परफेक्ट आंसर दो कि सृजनात्मक सोच में सबसे ज्यादा बाधा कौन सी होती है? सृजनात्मक सोच में सबसे ज्यादा बाधा कौन सी होती है? बताओ भाई साहब। अब देखो, ये तो अच्छा काम है, निर्देशित अधिगम कराओगे तो भी अच्छा काम है, अनुशासन में भी अच्छा काम है, लेकिन रटने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल ही नहीं चल सकती। अगर बच्चा रटेगा तो उसमें क्रिएटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो सृजनात्मकता सोच का सबसे बड़ा अवरोधक कौन सा होता है? रटने की प्रवृत्ति सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ा अवरोधक, सबसे बड़ा गड्ढा होता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, बालक में आत्मविश्वास किससे बढ़ता है? आत्मविश्वास किससे बढ़ता है? बताओ भाई साहब, कॉन्फिडेंस किससे बढ़ेगा बच्चे के अंतर्गत? तो दंड देने से तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता, परीक्षा में असफलता फेल होने से तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, लगातार आलोचना से भी नहीं बढ़ता, उपलब्धियों को सराहने से। अगर बच्चा कुछ भी उपलब्धि हासिल करता है तो उसकी तारीफ करो, उसकी सराहना करो, तभी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, परिपक्वता का प्रमुख कारक क्या है? परिपक्वता का प्रमुख कारक क्या है? तो ध्यान रख लेना, परिपक्वता का मतलब होता है कोई भी बच्चा परिपक्व होएगा तो उसमें प्रमुख कारक क्या होगा? वातावरण तो नहीं हो सकता प्रमुख, शिक्षा भी नहीं हो सकती, अब अधिगम भी नहीं हो सकता। देखो कैसे, वातावरण चाहे आप बच्चे को मतलब कमरे के अंदर बंद कर दोगे, पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी वो परिपक्व होगा। ठीक है, अगर अधिगम, अगर आप वो कुछ भी नहीं सीखेगा तब भी उसका परिपक्वता तो होगी। शिक्षा, अगर वो अनपढ़ रहेगा तो भी उसकी परिपक्वता होती है। तो कुल मिलाकर के परिपक्वता का प्रमुख कारक क्या होता है? वो होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, ध्यान रख लेना, वंशानुक्रम से ही परिपक्वता आती है, वंशानुक्रम पर ही डिपेंड करती है परिपक्वता। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, आत्म अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद को व्यक्त करना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी बच्चे के द्वारा खुद को अभिव्यक्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करना। क्या होता है? बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करना। देखो, कोई भी बच्चा अगर खुद अभिव्यक्त करेगा, किसी भी बात को, खुद की चीज को अभिव्यक्त करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, बच्चों में दबाना, बच्चों को दबाना ये तो नहीं हो सकता, तब तो उसकी आत्म अभिव्यक्ति नहीं बढ़ सकती। बच्चों की स्वतंत्रता को बढ़ाना, उससे भी आत्म अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, वो आज़ाद हो जाएगा अगर कुछ कहना नहीं मानेगा। बच्चों में आत्मनिर्भरता लाना, तब भी वो आत्म अभिव्यक्ति नहीं करेगा। सबसे बढ़िया आंसर होगा बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करना। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़े, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। पावलोव का क्लासिकल कंडीशन प्रयोग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मैंने आपको जस्ट बताया था पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। किस प्राणी पर आधारित है? कुत्ते पर प्रयोग किया था, हम सबने बताया था कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ता था, उसको पिंजरे में बांध दिया जाता है, या मान लो यहाँ पे कुत्ता था, उसके सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है, उसके लार टपक जाती है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे घंटी बजाने लग गए, फिर भोजन लाने लग गए तो कुत्ते की लार टपकने लग गई। अब एक बार क्या हुआ कि घंटी तो बजा दी लेकिन भोजन नहीं दिया, फिर भी लार टपक गई, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना, अपन खुद भी जानते हैं। तो कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने। सिद्धांत कौन सा था? क्लासिकल कंडीशन थ्योरी यानी प्रयोग, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ये हो गए अपने टोटल 30 क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले मेन चीज सुन के जाना, अगर किसी ने 5 क्लासें नहीं देखी है पिछली तो जरूर देख लेना। उसमें मैंने प्रत्येक क्लास में 30-30 क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से सोल्यूशन करवाए हैं, 360 सोल्यूशन के साथ में। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके आगे एग्जाम में ऐसे घुमा करके पूछा जाएगा, उन्हीं क्वेश्चनों का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इन क्लासों को देख जाते हो तो आपके साइकोलॉजी के अंतर्गत 30 में से 25 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो।
और आपकी डेली सुबह 7 बजे साइकोलॉजी की एक क्लास अपलोड होती है। आज अपनी ये छठी क्लास थी। अब मिलते हैं कल सुबह 7 बजे 7वीं क्लास के साथ में। उसके अंतर्गत हम वैसे ही अपन 30 क्वेश्चनों का 360 सॉल्यूशन करेंगे जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि सुबह 7 बजे जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। पिछली क्लासें नहीं देखिए, चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बन रखी है साइकोलॉजी के नाम से, उसमें से 5 क्लासें देख लेना। बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास में सुबह 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर।